नमस्कार दोस्तों, बायजूस आईएएस में आपका स्वागत है। आज मैं 18 अप्रैल 2020 के द हिंदू समाचार पत्र का विश्लेषण कर रहा हूं, जो कि आगामी परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है, जिसमें राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरें होंगी, प्रीलिम विशेष प्रश्न होंगे, साथ साथ मुख्य परीक्षा हेतु भी प्रश्नों को लिया हूं। तो आज की पहली प्रमुख खबर है, पेज नंबर 1 पे आई हुई खबर है, आरबीआई टू पंप इन 1 लाख करोड़, यानी आरबीआई ने 1 लाख करोड़ रुपए की एक तरह से देखा जाए तो मदद की। तो इसमें जो कुछ टर्म आएंगे जैसे रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, एनबीएफसी क्या है, इसका क्या महत्व है, तो इन सब की चर्चा मैं करूंगा, क्योंकि अक्सर बच्चे पूछ लेते हैं और अक्सर आपके प्रीलिम परीक्षाओं में इस तरह की शब्दावलियां भी परीक्षा में आ जाती हैं। तो एक एक करके पहले इस खबर को जानते हैं, खबर को देखते हैं, इसमें क्या महत्वपूर्ण है। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को वित्तीय तनाव कम करने और क्रेडिट प्रवाह बढ़ाने के लिए तरलता उपायों की एक बड़ी घोषणा की, जबकि यह दर्शाता है कि मुद्रास्फीति दर के रूप में ब्याज दरों में कमी के लिए अधिक उभरने की संभावना थी। तो घोषित किए गए उपायों में 1 लाख करोड़ की तरलता थी, जिसमें 50,000 करोड़ केवल गैर बैंकिंग वित्त कंपनियों यानी एनबीएफसी के लिए बैंकों के माध्यम से। तो एनबीएफसी ने तरलता की कमी का अनुभव किया है, क्योंकि बड़े बैंकों ने उन्हें पुनर्भुगतान के लिए कोई स्थगन की पेश नहीं की है, जबकि इन संस्थाओं को अपने ग्राहकों को अधिस्थगन विकल्प का विस्तार करना पड़ा है। तो आरबीआई, नाबार्ड, सिडबी और नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी पुनर्वित्त एजेंसियों के लिए 50,000 करोड़ रुपए, यानी इस 1 लाख करोड़ रुपए में से आप देख सकते हैं कि 50-50 बांट दिया गया, 50 एनबीएफसी और 50 जो है यह सिडबी, नेशनल हाउसिंग बैंक जैसी इन लोगों के लिए किया गया है। राज्यों के लिए भी मदद की जा रही है। तो इसमें आप देख सकते हैं हेल्प फॉर स्टेट्स। अलग से आरबीआई ने यह भी कहा है कि 31 मार्च 2020 तक के स्तर के ऊपर राज्यों की सीमा को 60% तक बढ़ाया गया है। आरबीआई ने यह भी कहा है कि इस कदम का उद्देश्य राज्यों को नियंत्रण और शमन के प्रयासों के लिए अधिक से अधिक सुविधा प्रदान करना था और बाजार उधार कार्यक्रमों को बेहतर ढंग से तैयार करना था। तो इस तरह से 1 अप्रैल को आरबीआई ने सीमा में 30% की वृद्धि की है। तो बढ़ी हुई सीमा 30 सितंबर 2020 तक उपलब्ध होगी। मार्च के खुदरा मुद्रास्फीति की संख्या का हवाला देते हुए, जो कि 5.9% पर था। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास हैं, जैसा कि आपको पता है, ने मुद्रास्फीति घटती हुई स्थिति पर हो सकती है। उन्होंने कहा तरलता उपायों की घोषणा करते हुए शुरुआती घटनाक्रम से पता चलता है कि मुद्रास्फीति घट रही है, जो कि जनवरी 2020 के शिखर से 170 आधार अंकों की गिरावट है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि कोविड-19 द्वारा लाए गए विकास और वित्तीय स्थिरता के लिए यह जो प्रयास किया गया है महत्वपूर्ण है। आप देख सकते हैं कि इसमें रेपो रेट में 4% के लक्ष्य से नीचे आ गया है 2020-21 की दूसरी छमाही तक। तो ये सब बातें, तो इसमें रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट बैंकों को अतिरिक्त तरलता को आरबीआई के साथ हतोत्साहित करने के लिए था। तो यह जो है महत्वपूर्ण है इन सारी बातों को। तो यह खबर क्या है कि 1 लाख करोड़ रुपए का सहायता आरबीआई कर रहा है, जिसकी हमारे प्रधानमंत्री ने भी सराहना की है। अब इसमें बहुत सारे बिंदु आए हैं, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, इनकी एक एक करके चर्चा करता हूं, क्योंकि यह काफी महत्वपूर्ण है। खबर तो आपको पता ही है कि 1 लाख करोड़ रुपए का लाभांश दिया जा रहा है। कोरोना वायरस महासंकट से जूझ रही अर्थव्यवस्था में यह जान फूंकने के काम आएगा। तो रिवर्स रेपो रेट में कटौती के साथ कतिपय उपायों की घोषणा भी की गई है। तो इसमें अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ाने, बैंक के साख प्रवाह में इजाफा करने और वित्तीय संकट को दूर करने के मकसद से गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को टारगेटेड लॉन्ग टर्म रेपो अप्रेंसेस के जरिए 50,000 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता की घोषणा की है।
तो ये जो है ये सारे पॉइंट हैं, इसमें एक एक करके मैं चर्चा करता हूं। सबसे पहले रेपो रेट क्या होता है यह जानना आपके लिए आवश्यक है, और इसका हमारे ऊपर क्या असर पड़ता है, रेपो रेट का हमारे आपके ऊपर क्या असर पड़ता है भारत की अर्थव्यवस्था पर। तो एक एक करके इनका मतलब हम जानते हैं। तो जब हमें पैसे की जरूरत होती है, सबसे पहले हम रेपो रेट बता रहे हैं। जब हमें पैसे की जरूरत हो और अपना बैंक अकाउंट खाली हो तो हम बैंक से कर्ज लेते हैं। समझिएगा, बहुत सरल भाषा में बता रहा हूं। इसके बदले हम बैंक को ब्याज चुकाते हैं। तो इसी तरह बैंक को भी अपनी जरूरत या रोजमर्रा के काम काज के लिए काफी रकम की जरूरत पड़ती है, इसलिए बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से कर्ज लेते हैं। बैंक इस लोन पर रिजर्व बैंक को जिस दर पर ब्याज चुकाते हैं उसे ही रेपो रेट कहते हैं। समझ में आई बात। अब इसका असर क्या पड़ेगा आप पर, हम पर या हमारे देश पर। तो जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज पर लोन मिलेगा तो उनके फंड जुटाने की लागत भी कम होगी। तो इस वजह से वे अपने ग्राहकों को सस्ता कर्ज दे सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि रेपो रेट कम होने पर आपके लिए होम, कार या पर्सनल लोन पर ब्याज की दरें कम हो सकती हैं। अगर रिजर्व बैंक रेपो रेट बढ़ा देता है तो बैंक को पैसे जुटाने में अधिक रकम खर्च करनी होगी और वे अपने ग्राहकों को भी अधिक ब्याज पर कर्ज देंगे। बैंक कोई ऐसा तो है नहीं कि अपने घर से देगा, तो जाहिर सी बात है कि इसका जनता पर ही असर पड़ेगा। तो इसका क्या है, हम लोगों पर लाभ होगा अगर इसको घटाते हैं। अब बात करते हैं रिवर्स रेपो रेट की। जैसा कि नाम से ही दिख रहा है रिवर्स, तो जब बैंक को रिजर्व बैंक से कम ब्याज, अब यहां पर देखिए रिवर्स रेपो रेट क्या है। देश में काम काज पर कर रहे बैंकों के पास जब दिन भर के काम काज के बाद रकम बची रह जाती है, समझ रहे हैं बात को। जैसे एक दिन का एग्जांपल लेते हैं, तो बैंकों के पास जब दिन भर के काम काज के बाद जो रकम बची रह जाती है तो उस रकम को भारतीय रिजर्व बैंक में रख दिया जाता है और इस रकम पर आरबीआई उन्हें ब्याज देता है। तो भारतीय रिजर्व बैंक इस रकम पर जिस दर से बैंकों को ब्याज देता है उसे ही हम रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। अब इसका क्या हमारे ऊपर असर पड़ेगा, इससे बदलाव से हमारे आपके ऊपर क्या असर पड़ेगा। तो जब भी बाजार में नकदी की उपलब्धता बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ने का खतरा पैदा हो जाता है। तो आरबीआई इस स्थिति में रिवर्स रेपो रेट बढ़ा देती है ताकि बैंक ज्यादा ब्याज कमाने के लिए अपने रकम उसके पास जमा करा दें। इस तरह बैंकों के कब्जे में बाजार में बांटने के लिए कम रकम रह जाती है। तो समझ में आई बात क्या होता है इससे। अब हम बात करते हैं नगद आरक्षित अनुपात CRR, इसको क्या कहते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। तो भारत में कामकाज कर रहे बैंकों के लिए कुछ दिशा निर्देश बनाए गए हैं। ये नियम रिजर्व बैंक ने बनाए हैं। बैंकिंग नियमों के तहत हर बैंक को अपने कुल कैश रिजर्व का, सुनिएगा, एक निश्चित हिस्सा रिजर्व बैंक के पास रखना ही होता है। इसे कैश रिजर्व रेशियो या नगद आरक्षित अनुपात कहते हैं। आरबीआई ने ये नियम इसलिए बनाए हैं जिससे कि किसी भी बैंक में बहुत बड़ी संख्या में ग्राहकों को रकम निकालने की जरूरत पड़े तो बैंक पैसे देने से मना ना कर सके। समझ में आई बात। तो ये CRR क्या होता है, अब इसका प्रभाव क्या पड़ेगा हम पे आप पर। तो अगर CRR बढ़ता है तो बैंकों को अपनी पूंजी का बड़ा हिस्सा भारतीय रिजर्व बैंक के पास रखना होगा। इसके बाद देश में कामकाज कर रहे बैंकों के पास ग्राहकों को कर्ज देने के लिए कम रकम रह जाएगी। आम आदमी और कारोबारियों को कर्ज देने के लिए बैंकों के पास कम पैसे रहेंगे। अगर रिजर्व बैंक CRR को घटाता है तो बाजार में नकदी का प्रवाह बढ़ जाता है। आरबीआई CRR में बदलाव तभी करता है जब बाजार में नकदी की तरलता पर तुरंत असर नहीं डालना हो। वास्तव में रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट में बदलाव की तुलना में CRR में किए गए बदलाव से बाजार में नकदी की उपलब्धता पर ज्यादा वक्त में असर पड़ता है। तो समझ में आई बात। अब आता है अगला टर्म है SLR। ये क्या है, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, या इसको हिंदी में क्या कहेंगे, वैधानिक तरलता अनुपात।
तो रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में नकदी की स्थिति को नियंत्रित करने के लिए जिन उपायों का सहारा लेता है उन्हें एसएलआर एक महत्वपूर्ण उपाय है। तो एस्टिचुअरी लिक्विडिटी रेशियो या वैधानिक तरलता अनुपात बैंकों के पास उपलब्ध जमा का वह हिस्सा होता है जो कि उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने के पहले अपने पास रख लेना जरूरी होता है। तो एसएलआर नगदी, स्वर्ण भंडार, सरकारी प्रतिभूतियों जैसे किसी भी रूप में हो सकता है। जब बैंक इस अनुपात को सुरक्षित रख लेते हैं तो उसके बाद उन्हें अपनी जमा पर लोन जारी करने की अनुमति होती है। एसएलआर का यह अनुपात कितना होगा, इसका निर्धारण रिजर्व बैंक करता है। भारत में एसएलआर की अधिकतम सीमा 40% तक रह चुकी है। रिजर्व बैंक को बैंकों के लिए एसएलआर की सीमा 40% और न्यूनतम 0% ध्यान रखेंगे तक भी रखने का अधिकार है। इसका असर क्या पड़ेगा? एसएलआर से बैंकों के कर्ज देने की क्षमता नियंत्रित होती है। अगर कोई बैंक मुश्किल परिस्थिति में फंस जाता है तो रिजर्व बैंक एसएलआर की मदद से ग्राहकों के पैसे की कुछ हद तक भरपाई कर सकता है। जैसे पिछले दिनों में हम लोगों ने वेबिनार में भी लिया था एस बैंक संकट, तो यह जो है एसएलआर समझ गए होंगे। अब बात करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एनबीएफसी। ये क्या है और इसका क्या महत्व है हमारी अर्थव्यवस्था में? तो एनबीएफसी कंपनी बैंकों यानी सभी बैंकों की तरह ही किसी जमा योजना में लोगों का पैसा जमा करने का काम करती है। उन्हें कई तरह के ऋण प्रदान करती है। यह एक वित्तीय संस्था होती है जो कि बैंकों की तरह काम तो करती है, लेकिन यह किसी बैंक की तरह नहीं होती है। इसे ही हम एनबीएफसी कहते हैं। यह कंपनी पहले किसी योजना के तहत जमाकर्ता से पैसा जमा करवाती है। इसके बाद जमाकर्ता को ऋण के रूप में मुनाफा का कुछ हिस्सा प्रदान करती है। इस तरह की कंपनी जमा राशि बीमा यानी इंश्योरेंस, लोन, उधार, शेयर, स्टॉक्स में निवेश करने का काम करती है। तो एनबीएफसी के कुछ कार्य भी भारतीय रिजर्व बैंक के अधीन होते हैं, क्योंकि अन्य कंपनियों के लिए काम करने की अलग अलग व्यवस्था की जाती है। जैसे बीमा कंपनियों के लिए आईआरडीए, मर्चेंट बैंकिंग कंपनी, वेंचर कैपिटल कंपनी, स्टॉक ब्रोकिंग कंपनी और म्यूचुअल फंडों के लिए भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, जिसे सेबी कहते हैं, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। आवास वित्त कंपनियों के लिए राष्ट्रीय आवास बैंक, निधि कंपनियों के लिए कंपनी कार्य विभाग और चिट फंड कंपनियों के लिए राज्य सरकार की जिम्मेदारी होती है। आपको सभी बैंक में क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, पासबुक, चेकबुक, इंटरनेट बैंकिंग, मनी ट्रांसफर जैसी सुविधाएं प्राप्त होती होंगी। लेकिन एनबीएफसी ऐसी कंपनी होती है जो किसी के द्वारा जमा किए गए धन का बॉन्ड प्रदान करती है। एनबीएफसी मुख्य रूप से उधार देना, बीमा कारोबार, विभिन्न प्रकार के शेयरों, बॉन्ड्स, स्टॉक, डिवेंचरों, प्रतिभूतियों, चिट से संबंधित कार्यों में निवेश करने का काम करती है। एनबीएफसी अंतर्गत ऐसी कोई कंपनी नहीं है जो मुख्य रूप कारोबारी, कृषि, औद्योगिक, व्यापार संबंधी गतिविधियां अथवा अचल संपत्ति का निर्माण, क्रय विक्रय का काम करती हो। यदि सरकार 1934 की धारा 45 न लागू करती तो आज दुनिया में सभी कंपनियां गैर वित्तीय कंपनियां होती। तो इसका महत्व क्या है, अब इस पे थोड़ा सा बात कर लिया जाए। वैसे तो इस कंपनी को काम करने का तरीका बैंक की तरह होता है, लेकिन इस कंपनी को बैंक की तरह इसे सस्ती दर पर फंड नहीं प्राप्त होता है, इसलिए इस तरह की सभी कंपनियों को बैंकों से उधार लेना पड़ जाता है। इसके बाद ये कंपनियां नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स और कमर्शियल पेपर के माध्यम से अपना फंड दे पाते हैं, और यह कंपनी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर्स को उधार लेने के लिए जारी कर देती है, जिसे एक बॉन्ड कहा जाता है। इसके अतिरिक्त एनबीएफसी के जरिए ही भारत सरकार की मुद्रा योजना भी चलाई जा रही है। उस मुद्रा का नाम माइक्रो यूनिट डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी लिमिटेड यानी मुद्रा का नाम सुना होगा आप लोगों ने, रखा गया है। तो इस मुद्रा योजना को छोटे लोगों के लिए लोन मुहैया कराने के लिए शुरू किया गया है। सरफेसी कानून के तहत
पंजीकृत की जाने वाले एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी को सरकार एनबीएफसी के रूप में ही अधिसूचित करती है। तो ये इसका महत्व है। तो याद रखेंगे, ये काफी महत्वपूर्ण खबर है। एक एक करके हमने इनके बारे में बताया और ये सारी टर्मिनोलॉजी आशा करता हूं कि आप लोगों को समझ में आई होगी। तो इस तरह से 1 लाख करोड़ रुपए का जो प्रवाह किया है, इससे जो है कोविड-19 से लड़ने में देश को मदद मिलेगी, जिसकी वजह से भारतीय प्रधानमंत्री ने भी इसकी सराहना की है। तो याद रखेंगे इस पॉइंट को। इसी संबंधित प्रश्न है, रिवर्स रेपो रेट ब्याज की वह दर है जिस पर केंद्रीय बैंक वाणिज्य बैंकों को उनके लघु अवधि में जमा की गई राशि पर ब्याज देता है। ये कथन एकदम सत्य है। वाणिज्य बैंक जिस दर पर केंद्रीय बैंक से अल्पकालीन ऋण लेता है उसे रेपो रेट कहते हैं। ये भी कथन सत्य है। आरबीआई ने रिवर्स रेपो रेट में 25 आधार अंकों की कटौती करके इसे 4% से घटाकर 3.75% कर दिया है। ये भी कथन सत्य आता है। आंसर डी होगा। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इन एग्जाम्पशन लिस्ट। इसका क्या मतलब हुआ? ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि लॉकडाउन 2 जब शुरू हुआ तो गृह मंत्रालय के नई गाइडलाइन जारी हुई, यानी नए दिशा निर्देश जारी किए गए। याद रखेंगे। तो ये गाइडलाइन में क्या है, एक एक करके इनकी चर्चा पहले करते हैं, फिर हम साथ में फॉरेस्ट को भी इसमें कनेक्ट कर देंगे। तो क्या क्या रहेंगे बंद इस गाइडलाइन के तहत, किसमें मिली है रियायत, तो इस सब चीजों को। तो लॉकडाउन रिलैक्सेशन के नवीनतम सेट में गृह मंत्रालय ने मामूली वन उपज के संग्रह, फसल और प्रक्रिया को उन गतिविधियों की सूची में जोड़ दिया है जिन्हें अनुमति दी जाएगी। यानी अतिरिक्त निर्देश जारी किए गए हैं कि लघु वनोपज में, वनो उपजों में जैसे बांस, जड़, बीज, फूल, फल और पौधों जैसे गैर लकड़ी के सामान शामिल हैं। तो अनुसूचित जनजातियां और अन्य वन्य निवास समुदायों के कई लोग अपनी आजीविका के लिए ऐसी वस्तुओं के संग्रह और बिक्री पर निर्भर करते हैं। तो रिपोर्टों से पता चलता है कि प्रतिबंधों के कारण पुलिस वनवासियों को मामूली वन उपज इकट्ठा करने के लिए उनके घरों को छोड़ने से रोक रही है। तो नया जो होम मिनिस्ट्री से जो दिशा निर्देश जारी किया 20 अप्रैल से, अपने कार्यबल के आधे हिस्से के साथ गतिविधियों को फिर से शुरू करने की अनुमति देने वाले प्रकार के वृक्षारोपण का विस्तार किया है। इससे पहले कॉफी, चाय, रबर के बागानों को लॉकडाउन से छूट दी गई थी। अब बांस, कोको, सुपारी और मसाले के बागान, जिनमें अधिकांश दक्षिणी राज्यों में इसके क्लस्टर किए जाते हैं, सूची में कटाई, प्रसंस्करण, पैकेजिंग, बिक्री और विपणन के साथ जोड़ा जाएगा। सहकारी ऋण समितियां जो किसानों को फसल ऋण प्रदान करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, उनको छूट दी जाएगी। दिशा निर्देशों में कहा गया है, हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और माइक्रो फाइनेंस संस्थाओं के साथ गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थानों को भी न्यूनतम कर्मचारियों के साथ काम करने की अनुमति होगी। गृह मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियों की सूची में भी जोड़ा है और इसमें 20 अप्रैल से लॉकडाउन से जो छूट दी जाएगी उनमें है जल आपूर्ति और स्वच्छता से संबंधित निर्माण यानी परियोजनाएं, साथ ही बिजली पारेषण लाइनों और दूर संचार ऑप्टिकल फाइबर तथा केबल की स्थापना भी शामिल है। तो कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ाई के लिए सभी राज्य सरकारों को सुझाव मानते हुए केंद्र सरकार ने देश में 3 मई तक अब बढ़ा दिया गया है, ये आपको पता होगा। तो इसके बाद आप देख सकते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत अगर देखा जाए क्या क्या बंद रहेंगे, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें, यात्री ट्रेनें, सभी तरह के शैक्षणिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, शैक्षिक प्रशिक्षण, औद्योगिक और वाणिज्यिक गतिविधियां, होटल, टैक्सी, ऑटो रिक्शा, साइकिल रिक्शा, सिनेमा हॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, स्विमिंग पूल, बार, थिएटर, किसी भी तरह का आयोजन, शादी विवाह, धार्मिक स्थलों पर जाने की मनाही। जैसा कि अभी आपने कल ही न्यूज में देखा होगा, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और देश के पूर्व प्रधानमंत्री के यहाँ शादी का आयोजन हुआ, जिसकी वजह से चर्चा में बना हुआ है। तो ये सब पे रोक है। तो इस तरह से अंतिम संस्कार में भी 20 से ज्यादा लोगों के शामिल होने की इजाजत नहीं दी जाएगी
और रियायत किसमें मिल गई है? तो जैसा कि हमने ये पॉइंट सारे बताए ही कि 20 अप्रैल से जिन गतिविधियों को मंजूरी दी जाएगी, कृषि, बागवानी, खेती, कृषि उत्पादों की खरीद, मंडियां शामिल होंगी। साथ ही एजेंसियां किसानों की उपज खरीद सकेंगी। मनरेगा के तहत कार्यों को जारी रखने की अनुमति दी जाएगी। ग्रामीण इलाकों में चल रहे उद्योगों को सामाजिक दूरी के सख्त नियमों के साथ 30 अप्रैल से काम करने की अनुमति दी जाएगी। इसके अलावा राज्य सरकार की तरफ से किए जा रहे निर्माण कार्यों को रियायत भी दी गई है। सभी लोगों को सामाजिक दूरी यानी सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए भी कहा गया है। तो यह जो है काफी महत्वपूर्ण खबर है, याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 1 से, यह भी अर्थव्यवस्था से ही संबंधित है। सैलरीड बारोवर्स कंटिन्यू ईएमआई इग्नोर अधिस्थगन प्रस्ताव। एमएसएमई के लोग ही इसको प्रयोग करें। वेतन भोगी उधारकर्ताओं ईएमआई जारी रखना चाहिए। अधिस्थगन प्रस्ताव को इग्नोर करना चाहिए, यानी मोरेटोरियम ऑफर का, यानी जिन लोगों को सैलरी मिल रही है वो ईएमआई चुकता करें, नहीं तो ये बाद में दिक्कत होगा। तो इसमें जैसे दो शब्द हैं, अधिस्थगन प्रस्ताव क्या होता है और एमएसएमई के बारे में भी थोड़ा सा चर्चा करेंगे हम लोग। वैसे पहले भी मैं बता चुका हूं। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा पिछले महीने घोषित ऋण अदायगी पर स्थगन का विकल्प ज्यादातर सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों द्वारा लिया गया है, जबकि वेतन भोगी वर्ग के उधारकर्ताओं ने अब तक बड़े पैमाने पर इससे परहेज किया है। तो ऐसा बैंकरों का कहना है। तो पिछले महीने आरबीआई ने घोषणा की है कि बैंक और अन्य वित्तीय संस्थान 1 मार्च से 31 मई 2020 के बीच किस्तों के भुगतान को स्थगित करने के लिए टर्म लोन लेने वालों को एक विकल्प देंगे। इस कदम का उद्देश्य कोविड-19 जैसा कि आपको पता है महामारी को रोकने की मदद करने के लिए लगाए गए आर्थिक लॉकडाउन के कारण व्यवसायों और व्यक्तियों द्वारा सामना की गई तरलता की कमी को संबोधित करना था। तो सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पे बताया कि एमएसएमई क्षेत्र के लगभग 85 से 90% व्यवसायों ने ऋण स्थगन का लाभ उठाया है। बैंकर ने कहा यह उम्मीद की जा रही है क्योंकि उनका कारोबार कम हो रहा है, तरलता की कमी का सामना कर रहे हैं। उसी समय हमने कई व्यक्तियों को नहीं देखा है जो वेतन भोगी हैं और खुद को विकल्प का लाभ उठाते हुए कहा है। तो ऐसा अधिकारी कह रहे हैं। तो बैंकों के सीईओ ने बताया कि सभी उधारकर्ताओं के लिए पुनर्भुगतान पर स्थगन सुविधा का लाभ उठाया था। तो इस तरह के उधारकर्ताओं को बैंक को सूचित करना आवश्यक था यदि वे अधिस्थगन का विकल्प चुनना चाहते थे। तो अधिकारियों ने कहा हमने कई ऐसे व्यक्तियों को अधिस्थगन के लिए नहीं देखा जो समझ में आता है क्योंकि उनकी आय प्रभावित नहीं हुई है। तो समझ में आई बात। तो ये अच्छी बात है, एक तरह से देखा जाए तो यह राष्ट्र के लिए भी एक, चूंकि ईएमआई जो लोग सक्षम है उन्हें जमा करना चाहिए। और यह निर्देश जो है अधिस्थगन प्रस्ताव क्या है, यह जो है ये कॉन्सेप्ट अगर देखा जाए तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, तो यह जो अधिस्थगन प्रस्ताव है अमेरिका के राष्ट्रपति हुवर मोरेटोरियम 20 जून 1931 को अमेरिकी राष्ट्रपति हार्बर्ट हुवर द्वारा जारी एक सार्वजनिक बयान में आया था। ये शब्द यानी इन्हीं के नाम पर इसको रखा गया है। तो यह क्यों रखा गया था? क्योंकि विश्व युद्ध और बहुत सारे आर्थिक संकट को कम करने और वसूली के लिए अतिरिक्त समय प्रदान करने की इन्होंने आशा की थी। तो हुवर का प्रस्ताव था कि प्रथम विश्व युद्ध और अन्य युद्ध ऋण के भुगतान पर 1 वर्ष का अधिस्थगन करना पूंजी और ब्याज दोनों की चुकौती स्थगित कर देगा। तो इस तरह से बहुत से लोग जो परेशान हैं उनको राहत मिलेगी। तो यह जो है, लेकिन जो लोग एलिजिबल हैं उन्हें करना चाहिए। इसका प्रयोग इस मोरेटोरियम ऑफर का लाभ नहीं उठाना चाहिए, नहीं आगे उनके ऊपर लोड पड़ेगा। तो एक जो है बैंकिंग ने कहा है, इस पर जो है चर्चा की थी कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के प्रबंध निदेशक ने कहा है कि सूक्ष्म एवं मध्यम उद्यमों के कुछ उधारकर्ताओं ने विकल्प चुना है, लेकिन व्यक्तिगत ऋण, हाउसिंग लोन और वाहन ऋण, क्रेडिट कार्ड ऋण जैसे टर्म लोन जो ब्याज की उच्च दर को वहन करते हैं, कई लोगों ने नहीं चुना है। किसी भी मामले में ब्याज मीटर चल रहा है। अधिकारियों ने यह भी कहा है कि जो लोग को चुकाने की स्थिति में है उन्हें अधिस्थगन के विकल्प को नहीं चुनना चाहिए,
क्योंकि वे लागत के बारे में जानते थे। हालांकि हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों सहित कुछ निजी क्षेत्र के ऋणदाता अभी भी अपने ग्राहकों से मोहलत के मुद्दे पर अनुरोध कर रहे हैं, और एक निजी क्षेत्र के अधिकारी ने यह भी कहा कि वेतनभोगी उधारकर्ताओं में से एक ने इस बात पर स्पष्ट तस्वीर की है कि कुछ समय के बाद ग्राहकों को अपने अध्यस्थगन की छूट मिल जाएगी, क्योंकि अभी भी कुछ और दिन हैं। तो अध्यस्थगन प्रस्ताव क्या है? ग्राहकों को यह समझने की आवश्यकता है कि अध्यस्थगन किसी भी तरह की छूट नहीं है, लेकिन ग्राहकों को उनके अस्थायी तरलता के मुद्दे पर इस ज्वार को कम करने के लिए प्रदान की जाने वाली एक सुविधा है। तो अध्यस्थगन अवधि समाप्त होने के बाद उन्हें अर्जित ब्याज के साथ, आप समझ रहे हैं ना, ये 3 महीने का भी ब्याज देना पड़ेगा, ऋण चुकाने की आवश्यकता होगी, ऐसा कहा गया है। तो ये जो है याद रखेंगे, मेरिटोरियम ऑफर समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं MSME उद्योग। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, जिसको कहते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री, अपने देश में रोजगार एवं अर्थव्यवस्था की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण कड़ी है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग विकास बिल 2005 में पारित किया गया था राष्ट्रपति के द्वारा। तो इसमें अधिनियम इसे बना दिया गया। तो ये इस अधिनियम 2006 बन जाने के बाद इसके स्वरूप में व्यापक बदलाव आया। फिर 2018 में मोदी सरकार ने इसमें व्यापक परिवर्तन किया। पहले जहां MSME उद्योग की परिभाषा में प्लांट और मशीनरी में निवेश लागू किया जाता था, 2018 में बदलाव के बाद परिभाषा में प्लांट और मशीनरी में निवेश की जगह प्रति वर्ष टर्नओवर जोड़ दिया गया। तो सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग सेक्टर पिछले 5 दशकों में भारतीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में रहा है। तो MSME ने भारत की अर्थव्यवस्था को आर्थिक मंदी के समय मंदी में फंसाने से बचाया था। कुल मिलाकर यह क्षेत्र देश की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ की हड्डी यानी बैकबोन जैसी भूमिका निभाता है। तो इन लोगों को इस अधिस्थगन प्रस्ताव का, इस क्षेत्र के लोगों को अभी लाभ उठाना चाहिए। हालांकि जो वेतनभोगी लोग हैं उन्हें इससे परहेज करना चाहिए, इसे इग्नोर करना चाहिए इस ऑफर को। तो आशा करता हूं कि समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 1 पे आई हुई खबर है, पोस्ट लॉकडाउन इंडिया इन्फेक्शन ग्रोथ रेट हैज स्लो डाउन, यानी संक्रमण की दर धीमी हो गई है। पहले हर 3 दिन में मामले दुगने हो रहे थे, अब यह दर क्या हो गई है, 6.2 दिन। तो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि 25 मार्च से शुरू होने वाले लॉकडाउन देशव्यापी बंद से पहले सकारात्मक कोविड-19 मामलों की दोहरीकरण दर घटकर अब 6.2 दिन रह गई है। तो भारत में पिछले 24 घंटों में 1076 नए मामले और 32 मौतें हुई। तो कुल मामलों की संख्या 13,835 याद रखेंगे और 452 मौतें हुई। तो ठीक होने के बाद 1749 व्यक्ति ठीक हो चुके हैं। तो सक्रिय मामले अब कितने हो गए, 11,616। हालांकि राज्य स्वास्थ्य विभागों की रिपोर्ट के अनुसार सकारात्मक मामलों की कुल संख्या 14,250 है, जिनमें से 11,853 सक्रिय मामले हैं। तो इस बीमारी से अब तक 493 लोगों की मौत हो चुकी है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कहा है कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि नोवेल कोरोना वायरस उत्परिवर्तन के कोई संकेत दिखा रहा है। तो स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव ने दैनिक प्रेस ब्रीफिंग में संबोधित करते हुए कहा कि लॉकडाउन से पहले दोहरीकरण दर लगभग 3 दिन थी, लेकिन पिछले 7 दिनों के आंकड़ों के अनुसार यह 6.2 दिन थी। एक राहत भरी खबर है। इसके अलावा भारत ने 1 अप्रैल से अब तक 1.2% औसत विकास कारक दर्ज किया है, जबकि इससे पहले 2 हफ्तों में 2.1 की तुलना में यानी 15 मार्च से 31 मार्च, जो कि लगभग 40% गिरावट है। तो 19 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों केरल, उत्तराखंड, हरियाणा, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, पुदुचेरी जिसे कहते हैं, बिहार, उड़ीसा, तेलंगाना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर, पंजाब, असम और त्रिपुरा ने दिखाया है। तो कुछ हद तक मामलों की वृद्धि दर कमी हुई है। जैसे केरल में देखिए मृत्यु दर बहुत ही कम है, छत्तीसगढ़ के आंकड़े आप देख सकते हैं। तो इस तरह से जो है यह घट रहा है, एक अच्छी खबर है देश के लिए। अब बढ़ते हैं पेज नंबर 6 पे आई हुई, यह संपादकीय पृष्ठ पर है, ए सीजन ऑफ चेंज,
यानी बदलाव का मौसम। तो यह मौसम विभाग के नए सामान्य से सबक शामिल करने का समय है। असामान्य के मौसम में आईएमडी ने घोषणा की है कि इस वर्ष मानसून सामान्य रहेगा, यानी दक्षिण पश्चिम मानसून कहां पर टकराता है? केरल के मालाबार तट से। तो ऐसा माना जा रहा है कि 1 जून को यह तट से इस बार 31 मई को ही मानसून आ जाएगा। तो हमारे किसानों के लिए, हमारे देश के लिए, भारत देश की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर है। तो इस एजेंसी ने 2 चरणीय पूर्वानुमान प्रणाली का अनुसरण करती है। अप्रैल में संकेत मिलता है कि क्या सूखे या किसी अन्य विसंगत की संभावना है, और फिर दूसरा अपडेट जून के अंत में। तो मानसून के देश में विस्तृत होने की संभावना है, क्या खतरे के संकेत आसन्न हैं? तो सामान्य का अर्थ है कि भारत को अपनी लंबी अवधि के औसत का 100%, संभावित 5% त्रुटि हो सकती है साथ मिलेगा। तो आईएमडी के अप्रैल के पूर्वानुमान अनुभव से पता चलता है कि विशेष रूप से तब तक बहुत ज्यादा नहीं होगा जब एजेंसी ने इसे सामान्य घोषित किया है। अगर कभी कभी मौसम मॉडल एक आसन्न कमी के संकेत या अप्रैल में बड़ी वृद्धि को देखते हैं, तो साथ ही एक पदानुक्रमित सरकार के गठन का एक हिस्सा के नाते एजेंसी रूढ़िवादी होने के लिए चूक करती है। पिछले साल अप्रैल में यह कहा गया कि मानसून सामान्य के निकट होगा। यह एक कह सकते हैं कि मनमाना श्रेणी था, लेकिन निजी पूर्वानुमानकर्ताओं ने भविष्य में एल नीनो, अब देखिए यहाँ पे एल नीनो, ला नीनो, इसको भी अभी समझाता हूं। तो एल नीनो जो है के कारण मानसून को प्रभावित करता है चूंकि, तो एल नीनो क्या मजबूत होगा? हालांकि आईएमडी ने इसके जवाब दिया है, लेकिन कहा है कि यह संभव नहीं था कि एल नीनो मानसून को कम करने के लिए काफी मजबूत होगा। हालांकि सामान्य के निचले स्तर पर अपना अनुमान लगा रखा था। अंत में भारत में अधिक वर्षा हुई, जो 1/4 सदी में सबसे अधिक थी। तो अप्रैल का पूर्वानुमान सांख्यिकीय पूर्वानुमान प्रणाली पर एजेंसी की निर्भरता का एक प्रमाण है, जहां चयनित मौसम संबंधी मान 31 मार्च तक दर्ज किए जाते हैं और आईएमडी के मौसम डेटा की इसकी तुलना में गणना की जाती है। तो याद रखेंगे कि इस बार सामान्य वर्षा की परिभाषा को 1 सेंटीमीटर घटाकर यानी 88 सेंटीमीटर और आधिकारिक तौर पर मानसून की शुरुआत और कई राज्यों के लिए आगमन की तारीखों को अपडेट किया गया है। यह लंबे समय से संचित प्रभाव का कारण था और यह माना जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग मानसून पैटर्न पर होती रही है, खासकर शहरों और राज्यों के लिए। तो मानसून में कई स्थानों पर आ रहा था, लंबे समय तक कमजोर तंत्र था, लंबे समय तक टिका भी रहा। इससे पहले एजेंसी यह सोच रही थी क्या भारत को जून सितंबर की शताब्दी लंबी परंपरा के बजाय एक नए मानसून लेखांकन कैलेंडर में जानना चाहिए। यह अतीत से वास्तव में महत्वपूर्ण परिणाम विराम का संकेत देते हैं। तो जिस तरह से कोविड-19 लोगों, व्यापारियों, परिस्थिति को जोड़ने वाले लिंक पर आत्मनिरीक्षण करने के मजबूर कर रहा है, उसी तरह से आईएमडी को भी नए मानदंडों से सबक शामिल करने का भी समय है। चूंकि पिछली बार आप लोगों ने देखा होगा मानसून अक्टूबर तक था सक्रिय, तो चूंकि अब देखिए ये जो जलवायु और मौसम क्या होता है, दिन प्रतिदिन बदलता रहता है, लेकिन जलवायु 40 से 50, 30 से 40 सालों के अंतराल पर यह एक निर्णय लिया जाता है कि ये होगा। तो अब इन सालों में परिवर्तन हुए हैं, तो अब नए मानदंड बनाने आवश्यक हैं। और फिर अभी इस समय लॉकडाउन की वजह से लगभग 1 महीने बीतने को आ रहा है। तो ऐसे में क्या है कि प्रदूषण की मात्रा कम है, पारिस्थितिकी तंत्र हमारा फिर से एक तरह से देखा जाए तो रीजनरेट हो गया है। तो ऐसे में मानसून समय पर आने की हो सकता है 2 दिन पहले भी आ जाए, क्योंकि चारों तरफ हरे भरे नदियों में प्रदूषण की कमी हो गई है, वनस्पतियां उगाई हैं, तो इसका प्रभाव हमारे मानसून पर भी पड़ सकता है। तो इन सब चीजों को ध्यान रखना है। तो आईएमडी को अब इसी पर जो बिंदु है इनकी, तो आईएमडी क्या है ये मैं पहले भी आपको बता चुका हूं इसके बारे में। और देश में जो 15 अप्रैल से जून के बीच में जो अवधि होती है दक्षिण पश्चिम मानसून को, तो लॉन्ग रेंज फोरकास्ट ने अपनी भविष्यवाणी जारी कर दी है और इस बार तो केरल में 31 मई को ही दाखिल हो सकता है। तो इस तरह से इन सारी बातों का इसमें बहुत ही अच्छे से उल्लेख किया गया है। अब इसमें इन सारे बिंदुओं की थोड़ा मैं चर्चा कर देता हूं। तो इसमें जैसे भारतीय मौसम विभाग जो है, इसका जो है भारत सरकार के पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत मौसम विज्ञान प्रेक्षण, मौसम पूर्वानुमान और भूकंप विज्ञान का कार्यभार संभालने वाली सर्वप्रमुख एजेंसी है। मौसम विज्ञान विभाग का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। याद रखिएगा, उत्तर में है नई दिल्ली, तो नई दिल्ली में है।
तो इसमें जो है इसकी स्थापना 1875 में इसका नाम बदल दिया गया था। वैसे तो 1844 में पुणे में हुई थी और नाम बदलकर मौसम सर्वेक्षण अनुसंधान रखा गया था। तो ये याद रखेंगे। अब एल नीनो और ला नीनो तथा दक्षिण पश्चिम मानसून, इन तीनों की चर्चा। तो ये दक्षिण पश्चिम मानसून को ये दोनों प्रभावित, खासकर एल नीनो का प्रभाव। एल नीनो जिस बार भारत में आता है तो भारत में सूखा पड़ता है, लोग भूखमरी के कगार पर आ जाते हैं। तो सामान्यतः व्यापारिक पवन, अगर देखा जाए, थोड़ा अगले पृष्ठ पे चलते हैं, ये आप देख सकते हैं नॉर्मल ईयर यानी सामान्य वर्षों में क्या स्थिति रहती है और एल नीनो ईयर में। तो आप देख सकते हैं ये देख रहे हैं ना, तो यहां से पेरू के तट से, तो पेरू के तट पर क्या होता है, यहाँ पर तो ठंडी जलधारा है, यहाँ मौसम शांत रहता है। लेकिन जब एल नीनो जलधारा विषुवत रेखा से इधर की ओर, तो यहाँ के समुद्र के जल को, यानी सामान्यतः व्यापारिक पवन समुद्र के गर्म सतही जल को दक्षिणी अमेरिका के तट से दूर ऑस्ट्रेलिया एवं फिलीपींस की ओर धकेलते हुए प्रशांत महासागर के किनारे किनारे पश्चिम की ओर बहती है। एल नीनो एक गर्म जलधारा है जिसके आगमन पर सागरीय जल का तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाता है। पेरू के तट के पास जल ठंडा होता है एवं पोषक तत्वों से यह समृद्ध होता है, जो कि प्राथमिक उत्पादों, पश्चिमी प्रशांत महासागर यानी उत्पादों, विविध समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों एवं प्रमुख मछलियों को जीवन प्रदान करता है। लेकिन एल नीनो के दौरान अब क्या होता है कि ये अंदर ऐसे यहाँ पर अपवेलन टाइप का होता है ऐसे, तो यह गर्म जल नीचे जाता है, नीचे के सभी जो समुद्री संसाधन है, मछलियां एवं जितने भी जीव जंतु सब ऊपर आ जाते हैं और यहीं पर मछलियां पूरा मतलब तबाही, और यहाँ लो प्रेशर यहाँ की अपेक्षा बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो इसलिए कहते नहीं कभी कभी मानसून वापस चला गया, और जिसकी वजह से यहाँ मूसलाधार वर्षा होती है और इस गर्म जल में मछलियां मर जाती हैं, और यहाँ पर चील कौवे भी इस क्षेत्र में पूरी आपदा टाइप का आ जाता है और ये ब्लैक हो जाता है यहाँ का सागर, सब मछलियां मरकर इसी में तैरती रहती हैं। और यह जो है यहाँ पर पहुंचते पहुंचते मतलब मध्य प्रशांत महासागर तक तो यह सक्रिय रहता है, लेकिन आगे जैसे जैसे बढ़ता जाएगा क्षीण होता जाता है। तो ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी भाग, यहाँ भी मानसूनी जलवायु पाई जाती है। इंडोनेशिया, सिंगापुर होते होते भारत पहुंचते पहुंचते बहुत ही क्षीण हो जाता है, जिसकी वजह से इन सब क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है। और नॉर्मल डेज में आप देख रहे हैं यहाँ पर वर्षा होती है। इसी का जस्ट अपोजिट लानिनो की स्थिति में, लानिनो में यहाँ सूखा पड़ेगा, यहाँ वर्षा होती है। तो यह जो है आप समझ सकते हैं। और ये घटनाएं पहले 4 से 7 साल में होती थी, अब ये घटनाएं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से बढ़ रही हैं, तो इसका जो है प्रभाव हम लोगों पर पड़ रहा है। तो समझ में आई बात। तो एल नीनो के दौरान व्यापारिक पवनें मध्य एवं पश्चिमी प्रशांत महासागर में शांत होती हैं। इसमें गर्म जल को सतह पर जमा होने में मदद मिलती है, जिसके कारण ठंडे जल के जमाव के कारण पैदा हुए पोषक तत्वों को नीचे खसकना पड़ता है। प्लवक जीवों और अन्य जलीय जीवों जैसे मछलियों का नाश तथा अनेक समुद्री पक्षियों को भोजन की कमी हो जाती है। इसे ही एल नीनो प्रभाव कहा जाता है, जो विश्वव्यापी मौसम पद्धतियों के विनाशकारी व्यवधानों के लिए जिम्मेदार है। एक बार शुरू होने पर यह प्रक्रिया कई सप्ताह या महीनों चलती है। एल नीनो अक्सर 10 साल में 2 बार, बताया मैंने, 4 से 7 साल में आता है, कभी कभी 3 बार भी हो जाता है। तो एल नीनो हवाओं की दिशा बदलने, कमजोर पड़ने तथा समुद्र के सतही जल के ताप में बढ़ोतरी का विशेष भूमिका निभाती हैं। एल नीनो का यह प्रभाव होता है कि वर्षा के प्रमुख क्षेत्र बदल जाते हैं। जैसे मैंने क्या कहा, यहाँ खूब वर्षा होगी और इन क्षेत्रों में वर्षा कम हो जाती है। तो समझ में आई बात। तो इस तरह से दक्षिण अमेरिका में तो भारी वर्षा होती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, भारत तक सूखा पड़ जाता है। तो समझ में आई बात। और दक्षिण पश्चिम मानसून भी प्रभावित हो जाता है। तो दक्षिण पश्चिम मानसून को ही मानसूनी याद रखिएगा। भारत में 75% से अधिक वर्षा जो होती है दक्षिण पश्चिम मानसून, साउथ वेस्ट मानसून। तो साउथ वेस्ट मानसून कैसे आता है, आप जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो है विषुवत रेखा, अगर देखा जाए तो विषुवत रेखा से जो दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें हैं, यहाँ पर इस तरफ कोरियालिस बल के कारण ये दक्षिण पश्चिम हो जाती हैं और यही भारत में पूरे भारत को तर कर देती हैं। यानी जून से सितंबर तक भारत में वर्षा होती है, मानसूनी वर्षा, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसूनी वर्षा के नाम से जाना जाता है। तो आशा करता हूं कि ये समझ में आ गया होगा। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न है, बहुत सरल सा प्रश्न है
कि प्रशांत महासागर के भूमध्य सागरीय क्षेत्र के समुद्र के तापमान और वायुमंडलीय परिस्थितियों में आए बदलाव के लिए उत्तरदायी समुद्री घटना को एल नीनो कहा जाता है। कथन एकदम सत्य है। ला नीनो की स्थितियां पैदा होने पर भूमध्य रेखा के आसपास प्रशांत महासागर के पूर्वी और मध्य भाग में समुद्री सतह का तापमान असामान्य रूप से ठंडा हो जाता है। यह भी कथन सत्य है। एकदम एग्जैक्ट अपोजिशन होता है। तो इस तरह से दोनों कथन सत्य है। अब बढ़ते हैं अगले संपादकीय पृष्ठ। यह पेज नंबर 6 है दोस्तों, इसको ध्यान रखिएगा। हाँ, पेज नंबर 6 के संपादकीय पृष्ठ पर आया हुआ बहुत ही अच्छा लेख है, इंस्टीट्यूशनल फिक्सेस एंड द नीड फॉर एथिकल पॉलिटिक्स। मतलब नैतिक राजनीति की आवश्यकता है। और तो जैसा कि मध्य प्रदेश की राजनीति दिखाती है कि सरकारों को नीचे लाने के लिए या हटाने के लिए दल बदल विरोधी कानून को दरकिनार किया जा रहा है। तो 23 मार्च की रात जबकि राष्ट्र को कोरोना वायरस संकट से ग्रस्त कर दिया गया था, भारतीय जनता पार्टी के शिवराज सिंह चौहान ने राजभवन में एक छोटे से समारोह में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। अगली सुबह उन्होंने कांग्रेस विधायकों द्वारा बहिष्कृत विधानसभा में विश्वास मत जीता। तो सुप्रीम कोर्ट ने 19 मार्च को अध्यक्ष को अगले दिन फ्लोर टेस्ट कराने का निर्देश देते हुए एक आदेश दिया था। फ्लोर टेस्ट के लिए निर्धारित समय से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस पार्टी के मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस्तीफा दे दिया। 22 कांग्रेसी विधायकों के इस्तीफे के बाद, जो बाद में भाजपा में शामिल हो गए थे, विधानसभा का आधा कह सकते हैं वो कम हो गया था, जिसमें भाजपा को सरकार बनाने का दावा करने की अनुमति मिल गई। तो कोरोना वायरस महामारी के बीच में भाजपा अभी भी सक्रिय थी और सत्ता हासिल करने में सक्षम थी, फिर भी एक और राज्य विधानसभा चुनाव में हार गई। तो फ्लोर टेस्ट, इसके बारे में पहले भी बहुत बार बता चुका हूं, जिसमें विश्वास मत हासिल करना होता है। तो यह एक तरह से देखा जाए तो एक नई पद्धति डेवलप हो रही है, न्यू मेथड ऑफ बाईपास। यानी चुनाव भले जो है जीते या न जीते पार्टी, लेकिन बाईपास की नई विधि से और दल विरोधी कानून को दरकिनार कर नई तरीके से सरकार का गठन किया जा रहा है। तो क्या ऐसे में संस्थागत सुधार की आवश्यकता है? तो इस तरह से इसमें दल बदल विरोधी कानून क्या है, बाईपास की नई विधि के तहत ही आप देख रहे हैं, जैसे कर्नाटक में हुआ, मध्य प्रदेश में हुआ, महाराष्ट्र में भी होते होते रह गया। तो यह सब एक नई एक तरह से रीति डेवलप हो रही है। कानून पर पुनर्विचार करना होगा। इस संदर्भ में यह जांचना महत्वपूर्ण है, क्या दल बदल विरोधी कानून किसी उद्देश्य को पूरा करता है या कानून के एक संसदीय लोकतंत्र में एक विधायक की भूमिका के बारे में मूलभूत चिंताओं को उठाता है। यह विधायक को एक नीतिगत मामलों पर एक राजसी पद लेने के अधिकार से वंचित करता है और पार्टी के आकाओं की एक तरह से देखा जाए कि मनमानी से अनैच्छिक समर्थकों को कम कर देता है। तो संसदीय लोकतंत्र और मुक्त भाषण के संबंध में संविधान की मूल संरचना का उल्लंघन करने के लिए 10वीं अनुसूची, हाँ, एंटी डिफेक्शन लॉ किसमें है, 10वीं अनुसूची की संवैधानिकता को चुनौती दी गई थी। लेकिन 3-2 के फैसले से यहां पर आप देख सकते हैं किलो होलो हन बनाम जचिल्लू, यानी 19 यहां पर देख सकते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूंगा, महत्वपूर्ण है ये केस था। तो इस केस की मैं थोड़ी सी आपको इसके बारे में जानकारी देता हूं कि ये क्या था ये केस। तो इसमें जो केस था कि 1992-93 में किहोतो होलाहन बनाम जाचिल्हू वाद में उच्चतम न्यायालय ने फैसला देते हुए कहा था कि विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। हाँ, विधानसभा अध्यक्ष का निर्णय अंतिम नहीं होगा। विधानसभा अध्यक्ष का न्यायिक पुनरावलोकन किया जा सकता है, जुडिशियल रिव्यू किया जा सकता है। न्यायालय ने माना कि 10वीं अनुसूची के प्रावधान संसद और राज्य विधानसभाओं में निर्वाचित सदस्यों के लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन नहीं करते। साथ ही ये संविधान के अनुच्छेद 105 और 194 के तहत किसी तरह से अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का उल्लंघन भी नहीं करते थे। ये केस याद रखिएगा, आपके प्रीलिम विशेष में आ सकता है। तो ये जो है बहुत ही सुंदर तरीके से यह आर्टिकल आया हुआ है। स्पीकर के निर्णय की क्या न्यायिक समीक्षा यानी कि यह की जा सकती है। तो दल बदल विरोधी कानून एक तरह एक विधायक की स्वतंत्रता को गंभीर रूप से प्रतिबंधित करता है और उसे पार्टी के
तहत एक तरह से देखा जाए तो उसी के दिशा निर्देश पर चलना होता है। दूसरी ओर यह एक तरह से देखा जाए व्यापार को रोकने के, लोग खरीदारी होती है, खरीद फरोख्त इतने करोड़ में, या विधायक भी का, तो प्राथमिक उद्देश्य को पूरा करने में सक्षम नहीं रहा है, चुनी हुई सरकारों को लाने के लिए जारी रखा गया है। तो यह बहुत ही अच्छा लेख है। इसी पर थोड़ा सा मैं दल बदल विरोधी कानून के बारे में बताता हूं। इसी से संबंधित एक प्रश्न भी है, उसी की चर्चा भी कर देता हूं। प्रश्न है कि दल बदल विरोधी कानून क्या है, इसके क्या प्रावधान है, वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए क्या इसमें सुधार की, यहाँ सुधार लिख गया है, सुधार की आवश्यकता है, मूल्यांकन करें। इसे जीएस के पेपर 2 के तहत डाला जा सकता है। तो दल बदल विरोधी कानून संविधान की 10वीं अनुसूची में, और किस संविधान संशोधन के तहत, 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में, उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे। तो आपने सुना होगा आया राम गया राम। तो यह कहावत भारतीय राजनीति में बहुत ज्यादा तब प्रचलित थी जब 1967 में हरियाणा में एक विधायक ने 3 बार पार्टी बदली थी। तो इस मौका परस्ती की प्रथा को बंद करने के लिए 52वें संविधान संशोधन के तहत 1985 में 10वीं अनुसूची गठित की गई, जिसमें पार्टी छोड़कर भागने वालों की प्रथा पर काबू पाया जा सके। तो यह जो है कानून क्या कहता है, इसकी विशेषता क्या है, तो यदि एक व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया जाता है तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित किया जाएगा। या एक व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित किया जाता है, पहला पॉइंट हो गया, अगर अयोग्य हो गया, चाहे वो विधानसभा हो या संसद हो, तो विधानसभा या किसी राज्य विधान परिषद की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। 10वीं अनुसूची के संविधान की 9वीं अनुसूची के बाद 10वीं अनुसूची को शामिल किया गया, और जिसमें अनुच्छेद 102 का 2 और अनुच्छेद 191 का 2 यानी केंद्र और राज्य दोनों से संबंधित शामिल किया गया था। इसके संवैधानिक प्रावधानों की थोड़ी सी मैं चर्चा कर ले रहा हूं। अनुच्छेद 75(1) में क्या है, यह बताता है कि प्रधानमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या मंत्रिपरिषद लोकसभा के सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो याद रखिएगा, इसी 10वीं अनुसूची में ही 91वें संविधान संशोधन के तहत 2001 में इसे जोड़ा गया कि मंत्रालय का, पहले मंत्रालय का आकार बहुत बड़ा होता था, उत्तर प्रदेश में एक बार 102 मंत्री से अधिक बन गए थे, तो इस तरह से जो है 15% किया गया। तो अनुच्छेद 75 का 1, फिर वहां पर क्या होगा, अनुच्छेद 164 में है ना मुख्यमंत्री, तो वहां पर भी चेंज आया। तो अनुच्छेद 75(1) के ख में यह बताता है कि संसद या संसद के सदस्य जो भी किसी पार्टी से संबंध रखते हैं, सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य घोषित किए जा चुके हैं, तो उन्हें उस अवधि में ही मंत्री बनने के लिए भी अयोग्य घोषित किया जाएगा जिस तारीख को उन्हें अयोग्य घोषित किया गया था। और 102 का 2 में क्या है, 102 का 2 में यह बताता है कि एक व्यक्ति जिसे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तो वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। जैसे याद हो तो एक बार जो है सपा सांसद राज बब्बर हुआ करते थे, अब वर्तमान वो कांग्रेस में हैं, तो वह जो है पार्टी व्हिप का उल्लंघन किए थे, जिसकी वजह से पार्टी ने उनको निष्कासित किया था। फिर वो कांग्रेस की सीट से लड़कर चुनाव जीत करके आए थे। इसी तरह से 164, जैसे अब वो केंद्र में है, 164 का 1 में यह बताता है कि मंत्रिपरिषद की मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या 15% होगी, जैसा कि हमने 75(1) में बताया। फिर 191 का 2 में यह बताता है कि व्यक्ति जिससे 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था, वह राज्य के किसी भी सदन, चाहे वह विधानसभा हो या विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए अयोग्य होगा। और अनुच्छेद 361 खा यानी विशेषाधिकार, तो लाभप्रद राजनीतिक पद पर नियुक्ति के लिए अयोग्यता है, अनुच्छेद 361 जरूर एक बार देख लीजिएगा। तो इस तरह से इसका जो है मूल्यांकन अगर देखा जाए, आलोचनात्मक मूल्यांकन अगर करें, तो दल बदल विरोधी कानून को भारत की नैतिक राजनीति में एक ऐतिहासिक घटना के रूप में माना गया है। इसने विधायकों या सांसदों को राजनीतिक माइंडसेट के साथ नैतिक और समकालीन राजनीति करने को मजबूर कर दिया है। दल बदल विरोधी कानून ने राजनेताओं को अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए
गियर शिफ्ट करने के लिए हतोत्साहित किया। हालांकि इस अधिनियम में कई खामियां भी हैं, यहां तक कि कई बार दल बदल को रोकने में विफल भी रहा है। इसे निम्नलिखित कथनों और गंभीर तरीकों से समझा जा सकता है। जैसे दोनों है दल बदल, लाभ और हानि दोनों है। तो लाभ में क्या होगा कि पार्टी के प्रति निष्ठा के बदलाव को रोकने से सरकार की स्थिरता प्रदान करता है। पार्टी के समर्थन के साथ और पार्टी के घोषणा पत्रों के आधार पर नव निर्वाचित उम्मीदवारों को पार्टी की नीतियों के प्रति वफादार बनाए रखता है। इसके अलावा पार्टी के अनुशासन को बढ़ावा देता है। लेकिन नुकसान क्या है अगर देखा जाए इससे, तो नुकसान है कि दलों को बदलने से, सांसदों को रोकने से यह सरकार की संसद और लोगों के प्रति जवाबदेही। अब देखिए ना, मध्य प्रदेश में जनता ने आपको वोट दिया था और आप बदल कर दूसरा पाला, तो इससे जनता में बड़ा निराशा हो जाती है। कानून का मुख्य उद्देश्य है राजनीतिक दल बदल की बुराई से निपटने या मुकाबला करना था। एक सदस्य तब अयोग्य घोषित हो सकता है जब वह स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता को त्याग देता है और जब वह पार्टी द्वारा जारी किए गए दिशा निर्देश के विपरीत वोट करता है। तो यह जो है आगे आने वाले दिनों में इसमें सुधार की आवश्यकता है, नहीं तो इस तरह से लोकतंत्र की नींव हिल सकती है। तो यह काफी महत्वपूर्ण है। पेज नंबर 6 पे ही आया है, वायरस सोशल डेमोक्रेसी एंड डिविडेंड ऑफ केरला, यानी एक वायरस सामाजिक लोकतंत्र और केरल के लिए लाभांश। तो राज्य ने समतावाद, सामाजिक अधिकारों और जनता के विश्वास की विरासत पर निर्माण करके संकट का प्रबंधन किया है। यानी वैश्विक कोरोना वायरस महामारी एक प्राकृतिक, एक तरह से क्रूर प्रयोग है। दुनिया के हर हिस्से पर असर पड़ा है इसका। राष्ट्रीय और उप राजनीतिक स्तर पर हम जो प्रतिक्रियाएं देख रहे हैं उससे न केवल मौजूदा असमानताएं बल्कि सरकारों की राजनीतिक और संस्थागत क्षमता भी प्रकट होती है। तो भारत की तुलना में यह कहीं अधिक सत्य है कि राष्ट्रीय सरकार ने जो लॉकडाउन का आदेश दिया, लेकिन यह राज्यों का है जो वास्तव में उपायों को लागू कर रहा है। तो दोनों लॉकडाउन के कल्याणकारी परिणामों को फैलाने और संबोधित करने में कई राज्य विशेष रूप से सक्रिय रहे, जिसमें से केरल का नाम आता है। तो केरल, तो इसमें जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर दिया हुआ है फ्लैटेनिंग द कर्व एंड हाउ, यानी वक्र समतल, और यह कैसे हुआ। हालांकि कोरोना वायरस के दर्ज मामलों में केरल पहला राज्य था और कई बार सक्रिय मामलों में देश का नेतृत्व किया था। अब यह राज्य में 10वें स्थान पर है और सक्रिय मामलों की कुल संख्या एक राज्य में जिसने भारत में सबसे आक्रामक परीक्षण किया है, एक सप्ताह से अधिक समय में गिरावट आ रही है। अब बरामद मामलों की संख्या भी घट रही है। केरल के जनसंख्या घनत्व, वैश्विक अर्थव्यवस्था के गहरे संबंध और अपने नागरिकों को उच्च अंतरराष्ट्रीय गतिशीलता को देखते हुए इसे हॉट स्पॉट माना जाता था। फिर भी न केवल राज्य ने वक्र बढ़ाया बल्कि केंद्र द्वारा लॉकडाउन घोषित करने से पहले व्यापक यानी इकोनॉमिक 20,000 करोड़ रुपए का आर्थिक पैकेज भी लागू कर दिया। सबसे पहले यही लागू किया था। केरल भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्यों खड़ा है? सामाजिक विकास में केरल की बहुत अधिक सफलता ने इसकी सांस्कृतिक, ऐतिहासिक, भौगोलिक, असाधारण, अंतहीन सिद्धांतों को आमंत्रित किया है। लेकिन एक महामारी और तेजी से निर्माण करना, एक बड़े पैमाने पर निरंतर सुरक्षा जाल का निर्माण मूल रूप से राज्य के अपने नागरिकों के संबंध के बारे में है। 1957 में अपने पहले विधानसभा चुनाव से कम्युनिस्ट और कांग्रेस की अगुवाई वाली सरकारों के वैकल्पिक गठबंधन के माध्यम से सामाजिक लामबंदी और राज्य की प्रतिक्रियाओं के पुनरावृत्त चक्रों ने यह साबित कर दिया है कि एक मजबूत सामाजिक लोकतंत्र वास्तव में क्या है। तो वर्तमान संकट सामाजिक लोकतंत्र के तुलनात्मक लाभों को रेखांकित करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख है। एक एक पॉइंट इसमें, जैसे चेन ऑफ डिसीजन मेकिंग यानी निर्णय लेने की श्रृंखला, तो कैसे इस निश्चित क्षमता वक्र को समतल करने और व्यापार तथा व्यापक प्रभावी कल्याण उपायों को लागू करने के लिए किया गया है। तो सरकार को कैस्केडिंग संकट का जवाब देने की क्षमता, जैसे कि कोविड-19 महामारी, वित्तीय और सामाजिक संसाधनों को जुटाने की एक बहुत ही नाजुक श्रृंखला पर निर्भर करती है। निर्देशों को पूरा करने के लिए राज्य के नेताओं को प्राप्त करना, कई अधिकारियों और न्यायालयों में समन्वय प्राप्त करना, शायद सबसे महत्वपूर्ण बात नागरिकों को प्राप्त करना। तो इसका पालन करवाने के लिए प्रोग्रामेटिक निर्णय लेने के एक प्रभावी प्रक्रिया शुरू होती है। केरल में पहले रिपोर्ट किए गए मामलों के क्षण से मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन ने एक राज्य प्रतिक्रिया टीम बुलाई जिसने 18 विभिन्न कार्यात्मक टीमों का समन्वय किया और
और जनता के बीच लगातार संवाद किया। केरल की सामाजिक कॉम्पैक्ट की मांग कम नहीं है। न केवल श्री विजयन ने सीधे तौर पर और जनता के साथ लगातार संवाद किया, तो मलयाली नागरिकता की भावना की अपील करते हुए घोषणा की कि यह प्रक्रिया लोगों की भागीदारी के बारे में एक प्रवर्तन मुद्दा कम थी, बल्कि सार्वजनिक रूप से याद दिलाया गया कि वायरस भेदभाव नहीं करता, महामारी को नष्ट करना है। दूसरा, सरकार एक व्यापक और सघन स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली का लाभ उठाने में सक्षम थी, जिसने हाल ही में निजी स्वास्थ्य सेवाओं के विकास के बावजूद एक मजबूत सार्वजनिक उपस्थिति बनाए रखी। तो ये जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें एक बात और, जो स्थानीय सरकारों की धुरी, इसको पाइवोट ऑफ लोकल गवर्नमेंट, यानी चौथा इसमें जो महत्वपूर्ण बिंदु है, राजनीति को सही तरीके से प्राप्त कर सकते हैं। आपके पास एक महान सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली हो सकती है, लेकिन इस तरह के संकट में इसकी प्रभावशीलता केवल पिछले जो उससे बेहतर होगी। और यह वह जगह है जहां 2 दशक के स्थानीय सरकारों ने स्पष्ट रूप से भुगतान किया। तो क्या हॉट स्पॉट में फोकल कंट्रीब्यूशन के प्रयासों में उन लोगों को ट्रैक करना जो उजागर किया है, या प्रत्यक्ष लाभ की व्यापक सारणी का प्रबंधन कर रहे हैं? प्रवासी श्रमिकों, बुजुर्गों और अलग अलग विकलांगों को वितरित किए गए राज्य के नेताओं और नागरिक समाज की क्षमता है भागीदारी, पंचायतों, जिलों, नगर पालिकाओं के स्तर पर अपने प्रयासों का समन्वय करने के लिए। महामारी सामाजिक शरीर की एक शारीरिक परीक्षा है और कभी भी सार्वजनिक विश्वास को अधिक परीक्षण के लिए नहीं रखा गया। तो लोकतंत्र में अनुपालन का अनुमूलन किया जाना चाहिए। नागरिकों को घर पर रहने के लिए, काम छोड़ने के लिए और इस बात पर भरोसा करने के लिए अब वे जो व्यक्तिगत बलिदान करते हैं, वह जरूरी है कि समुदाय की भलाई को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है। ऐसा आसान नहीं है, और विशेष रूप से एक अदृश्य दुश्मन के खिलाफ तो ट्रस्ट को मापना कठिन है। लेकिन बेंगलुरु के गैर सरकारी संगठन जनग्रह के साथ काम करने वाले सहकर्मियों और हाल ही में 10 भारतीय शहरों में, जिनमें कोच्चि शामिल है, से पता चलता है कि उपायों की एक विस्तृत श्रृंखला में और सभी वर्गों, जातियों में, धर्म, मलयाली और अपने संस्थानों, स्थानीय रूप से चुने गए स्थानीय प्रतिनिधियों, दोनों में विश्वास के उच्च स्तर है। तो बहुत ही सुंदर तरीके से इसमें दिया गया है, इसको देखिएगा, यह काफी अच्छा आर्टिकल है। इस तरह से आज हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय जगत की खबरों, खासकर जो है प्रीलिम विशेष खबरों को लिया। मुख्य परीक्षा हेतु भी जो अंतिम आर्टिकल है, इस पर भी आपकी विश्लेषणात्मक क्षमता का विकास होगा। आशा करता हूं कि आज का वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। धन्यवाद दोस्तों।